जनता तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है और उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो चुका है। पहले की राजनीति में जब अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी का समय था तब एक निष्पक्ष राजनीति चलती थी। सेकंड चीज सबसे अच्छी क्या है कि इनके बीच में यूनिटी बहुत अच्छी बीजेपी पार्टी। वहाँ कोई भी सीएम या पीएम बनने के लिए तड़पता नहीं है, मेरे को बनना है। इसके अंदर ग्रीड नहीं है, इसके अंदर लालच नहीं। इंडिया अलायंस पार्टी जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है उसमें बहुत सारे नेता हैं। आपकी ममता बनर्जी है, राहुल गांधी उनमें से एक है, नीतीश कुमार हैं जो छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता तो अभी जेल पे इस समय केजरीवाल साहब। ये चारों ऐसे दावेदार थे जिन्हें कांग्रेस ने दावेदार नहीं बनाया था, बट वो अलायंस में थे। वो चाहते थे कि हम पीएम बने, जो कांग्रेस हर साल की तरह टरकाते रहती थी कि अब करेंगे। उनका प्लान क्या चलता था कि अब करेंगे तो लोग कि ये अपने एक होता है कि अगर दो समुदाय के लोग हैं, दो विंग के लोग हैं, लेफ्ट और राइट, तो एक आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि आप अपने सामने वाले जो विरोधी है उसको आप गिरा दे फिर बढ़ते। मोदी जी के लिए कई विषय थे कि आईटी सेक्टर को डेवलप करने के सोच रहे थे। आईटी सेक्टर को लाए मोदी जी ने जी, बीजेपी की सरकार जब लाए तो आईटी सेक्टर को लाए, और सेक्टर को लाने के बाद इनका ही विरोध किया कांग्रेस वाले ने जी, और आज यही उनका फायदा उठाने का प्रयास मार रहे हैं। काफ़ी सारी पार्टियां हैं पूरे भारतवर्ष में अभी, लेकिन एक जैसे बोला जाए तो सभी पार्टियों पे हावी हो जा रहा है बीजेपी जी। तो इसका क्या लगता है आपको, मास्टर प्लान कुछ होगा? मास्टर प्लान जैसे तो इनके इकोनॉमिक की जब बजट निकलते हैं तो हर साल का बजट, हर 5 वर्षीय जो बजट होता है वो गरीबों के लिए बजट निकलता है। ये देश गरीब का, ये सरकार गरीबों के लिए बनी हुई है, तो फिर गरीबी कम क्यों नहीं हो रही? डोनेशन भी बहुत होता है, कई प्राइवेट कंपनी से डोनेशन भी बहुत किया जाता है, चीज़ सरकार की सब थोड़ी रहती है। आप सीट्स क्यों नहीं निकाल रहे? सबसे बड़ी चीज़ कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस के कार्यकाल में सीट्स निकलती थी, हत्या भी होती थी, और लोग जो संविदा वगैरह काम कर रहे हैं लोग परमानेंट भी होते थे, बट बीजेपी में बहुत सारी सीट्स नहीं निकली। और मैक्सिमम बीजेपी में ये सुनने में आया, जो कि सुनने के देखने में भी आया है कि सीट उनको मिली जिनका लिंक कर लेता हूँ। ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, लिंक है जिनका, और जिनका मतलब बहुत जिनका लंबा हाथ है, उसके साथ आपका पैसा होना चाहिए। एक हाथ आपको बहुत होना चाहिए, एक हाथ आपके पास पैसा होना चाहिए। ये दो मिलते तो आपकी नॉर्मल चपरासी कलर की सीट मिलती है। बट जय श्री राम। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे मित्र हैं अभय सिंह राज जी, और हमारे प्रिय मित्र हैं और पॉलिटिकल में अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, और वैसे तो डांस क्लास वगैरह चलाते हैं, कोरियोग्राफर है भाई साहब, और राजनीतिक में अधिकतर ज्ञान होने के नाम से हम इनसे चर्चा कर रहे हैं, और काफ़ी सारे सवालों के साथ इनके साथ आज बोल के चलिए कि एक चर्चा करने वाले हैं काफ़ी सारे विषयों को लेकर, क्योंकि भाई साहब के बोला जाए तो एक बुद्धिजीवी की तरह इनका माइंड काम करता है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, तो सवाल लेकर बिड़ते हैं। तो पहले तो उद्बोधन भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। सवाल मेरे पास काफ़ी सारे हैं, और हमेशा मेरे सवाल आड़े तिरछे उठपुटांग ही होते हैं जी। तो थोड़ा से समन्वय बना के अपन कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं और सवालों पे सवाल रखते हैं आपके साथ। आज के समय में राजनीतिक का हाल क्या है, और कैसे लगता है कि पूर्व के हिसाब से अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले तो जेएमएफ के स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं दिलू भाई के सामने अपना इंटरव्यू रख रहा हूँ। और अब मुद्दे पे आते हैं, जो क्वेश्चन है क्या एक बार और आप रिपीट कर सकते? आज के समय में जो राजनीति है वो किस स्तर का आपको लगता है? पिछले के समय में अभी में क्या अंतर, क्या अलग अलग लगता है आपको? देखिए, अभी की राजनीति तो बहुत मॉडर्न हो चुकी है, बहुत ही आधुनिक हो चुकी है। पहले की राजनीति में सोशल मीडिया वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं था, तो मार्केटिंग उस सेंस में हो नहीं पाती थी कहीं ना कहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब कहीं ना कहीं ऑफलाइन हट के ऑनलाइन आ चुकी हैं जी, जिससे इंसानों तक और लोगों तक, जनता तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, और उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो चुका है। पहले की राजनीति में जब अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी का समय था तब एक निष्पक्ष राजनीति चलती थी, जहाँ पे मुद्दा सिर्फ देश के लिए होता था कहीं ना कहीं। अगर आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार बनती थी तो वहाँ विदेश मंत्री या फिर कोई और मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर होता था वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी का होता था, जिसकी पार्टी सत्ता पे नहीं आई होती थी। बट अब के समय में ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं। अब लोग उसको यूनिटी के तौर पे भी गिन सकते हैं, बट वो चीज़ मेरे हिसाब से एकदम गलत। अगर देश के प्रधान के हिसाब से अगर आपको चलना है तो देश के लिए आपको एकता जरूरी है। पहले की राजनीति में वैसा चलता था, बट अब की राजनीति में वैसा नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो पार्टी जो अभी सत्ता में है, अभी करेंटली जो पार्टी है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है कहीं ना कहीं, बट राजनीति कई सेंस में चल रही है। अब छोटे छोटे बच्चे भी उनको जानते हैं। पहले के लोग जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको जानते भी नहीं थे कि उनका नाम क्या है, कैसे क्या है। आज 4वीं-5वीं का बच्चा भी उनको जानता है। बट जानने न जानने से मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपका कार्य कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप अपने देश के प्रति कितने डेडिकेटेड है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो राजनीति पहले के मुकाबले आज की बहुत आधुनिक हो गई है, बट हाँ मैनिपुलेटिव बहुत हो चुकी है, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटिव भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की राजनीति थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है कहीं ना कहीं। और
थोड़ी मैनिपुलेटिव है। लाइक अगर पॉजिटिव सेगमेंट है कहीं ना कहीं तो निगेटिव भी बहुत ज़्यादा है। आज की राजनीति में जब इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स सब आ चुके हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा जनता का जो माइंड है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। पहले सब नहीं रहता था। पहले जो मीडिया हाउस थे, जो पत्रकार वगैरह थे, ये सब जो अपने पेपर में जो भी न्यूज़ छापते थे वो रियल होती थी। अब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुकी है। एक नैरेटिव डाल देते हैं। हाँ, एक नैरेटिव डाल देते कहीं ना कहीं और उसका तो कंसेप्ट वो चेंज हो जाता है और जैसे वो इंसान हेडलाइन पढ़ता है तो उसका नैरेटिव वहाँ पे बन जाता है। अब रील्स में दो समुदाय के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर कोई इंसान एक पॉजिटिव देखता है तो उसको 5 रील और दिखाया जाएगा और ज़्यादा, और 5 को 10, उसका माइंडसेट पॉजिटिव में ही बनेगा। बट हो ये भी सकता है कि उसके पीछे नेगेटिविटी छुपी हो तो उससे सच जो है वो छुपाया जा रहा है जी। तो पहले आप ऑनलाइन की दुनिया में अब ऐसा हो गया है कि मतलब आपका दिमाग कहीं भी फेरा जा सकता है, लेफ्ट विंग में भी और राइट विंग में भी। तो कहीं ना कहीं अभी की राजनीति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, आधुनिक जरूर हुई है बट उसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जी, जैसे आधुनिकता में आपने रखा कि सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से, कल तक नरेंद्र मोदी जी के लिए कई विषय थे कि आईटी सेक्टर को डेवलप करने के सोच रहे थे। आईटी सेक्टर को लाए मोदी जी ने। जी, बीजेपी की सरकार जब लाए तो आईटी सेक्टर को लाए और सेक्टर को लाने के बाद इनका ही विरोध किया कांग्रेस वाले ने। जी, और आज यही उनका फायदा उठाने का प्रयास मार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के क्षेत्र में अच्छा किए या नहीं किए? ये बिल्कुल डेवलपमेंट के क्षेत्र में तो मैं मानता हूँ मोदी जी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। और जब किसी देश के हित के लिए काम होता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसका यूज़ क्यों ना करे, इसमें कोई गलत भी नहीं है। बट उसका क्रेडिट बाकायदा आपको उस सत्ता वाली पार्टी को देना चाहिए जिसने ये कार्य किया है। अब लोग इस बात से बहुत अवगत है और जानते भी है कि कई सारे प्लान्स तो कांग्रेस के ही रहे हैं। जी, जीएसटी हो गया, आधार कार्ड हो गए, सब कांग्रेस के नहीं। बट मेरा मानना है कि जो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जो एक्चुअली में उसको देश के हित में उतारता है, उसका नाम होना चाहिए कहीं ना कहीं। आप किसी फिल्म बना रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बट अगर स्क्रिप्ट के ऊपर मूवी नहीं बनी है तो आपकी स्क्रिप्ट धरी के धरी रह जाएगी। जी, वो स्क्रिप्ट किसने लिखी, उस स्क्रिप्ट में लिखा क्या था, उसका कोई मतलब नहीं। लफी तो जो प्लान्स, जो डिसीजन था, जो कांग्रेस डिस्कशन में ही घुमा थी जी, कि हम अब करेंगे, अभी करेंगे, उसको मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने आते साथ ही किया। जी। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम है। तो मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर में बूम तो बहुत अच्छा आया है और इसका यूज़ अगर सब कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बीजेपी गवर्नमेंट की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं। जी, काफ़ी सारी पार्टियां हैं जी। पूरे भारतवर्ष में। अभी लेकिन एक जैसे बोला जाए तो सभी पार्टियों पे हावी हो जा रहा है बीजेपी। जी। तो इसका क्या लगता है आपको, मास्टर प्लान कुछ होगा? मास्टर प्लान जैसे तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। अपोजिशन ही इनके लिए बहुत कुछ ज़्यादा काम कर देता है कहीं ना कहीं, और इनके भाषण में ये दिख जाता है कि ये खुद सरेंडर कर दे रहे हैं। जी, इनके पास खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। मास्टर प्लान मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये अपने, एक होता है कि अगर दो समुदाय के लोग हैं, दो विंग के लोग हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो एक ही आप ऐसे बढ़ सकते हैं कि आप अपने सामने वाले जो विरोधी है उसको आप गिरा दें फिर बढ़ दें, या तो दूसरा तरीका ये कि आप इतना खुद बढ़ जाए कि सामने वाले विरोधी खुद सरेंडर कर दे, हार मान जाए। मेरे को लगता है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो बीजेपी ने, तो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो बीजेपी ने फॉलो की कहीं ना कहीं। वो अपने आप का, अपने जो वर्चस्व है उसको इतना ऊपर रखा उन्होंने कि जो सेकेंडरी पार्टी थी कांग्रेस और उसकी एलाइज, उन्होंने खुद ही हार मान ली। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि इस साल की इलेक्शन में तीसरे कार्यकाल में भी उनका सत्ता में आ पाना लगभग नामुमकिन है। बट उनकी कोशिश जारी है कहीं ना कहीं। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता या फिर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, बट जो करंट सिचुएशन है, जो आज की राजनीति चल रही है, उसके साथ मुझे ये लगता है कि बीजेपी वापस से कि 400 पार करेगी कि नहीं, कितने सीट्स आएंगे ये नहीं पता, बट हाँ सरकार उन्हीं की बन रही है कहीं ना कहीं। और मास्टर प्लान जैसा मुझे एक चीज़ लगता है, इनके पास, इनके मैनिफेस्टो में मैक्सिमम चीज़ें जो उन्होंने लिखी थी वो सबको इन्हें वक्त रहते, बीजेपी वालों ने वक्त रहते इसे कंप्लीट किया। चाहे वो राम मंदिर का केस हो, और चाहे वो 370 हो, चाहे वो और भी कोई सा बिल हो, जितने बिल उन्होंने पास किए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसे वक्त रहते उन्होंने उस पर काम किया है। जो कांग्रेस हर साल की तरह टरकाते रहती थी कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। उनका प्लान कैसा चलता था कि अब करेंगे, तो लोग के अंदर उम्मीदें जगती थी कि हम वोट करते थे, क्या पता इस बार काम हो जाए। बीजेपी ने वो स्ट्रेटजी नहीं अपनाई। बीजेपी ने इसलिए काम किया और फिर लोगों के दिमाग में आया कि इन्होंने काम किया है तो हमें हमारा वोट इनके प्रति जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मास्टर प्लान उनका अच्छा खास चला है।
सेकंड चीज़ सबसे अच्छी क्या है कि इनके बीच में यूनिटी बहुत अच्छी है बीजेपी पार्टी में। वहाँ कोई भी सीएम या पीएम बनने के लिए तड़पता नहीं है कि मेरे को बनना है, मेरे को बनना है। किसी के अंदर ग्रीड नहीं है, किसी के अंदर लालच नहीं। इंडिया अलायंस पार्टी जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है उसमें बहुत सारे नेता हैं। आपकी ममता बनर्जी है, राहुल गांधी उनमें से एक है, नीतीश कुमार हैं जो छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता जो अभी जेल पे इस समय केजरीवाल साहब। ये चारों ऐसे दावेदार थे जिन्हें कांग्रेस में दावेदार नहीं बनाया था, बट वो अलायंस में थे, वो चाहते थे कि हम पीएम बने। बट इनका जो था, इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ जी। बीजेपी में ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक की। बट इनका लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल तीनों गड़बड़ाया हुआ है कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के अंदर कि उनका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता है, बट कांग्रेस का फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है। उनके नेताओं के अंदर बहुत सारे मतभेद हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं। बीजेपी में ऐसा कोई मतभेद कहीं ना कहीं नहीं है, सबके कार्यकाल को बराबर टाइम दिया जाता है और वक्त आने पर सबको मौका दिया जाता है। इस वजह से बीजेपी थोड़ा अपर लिफ्ट में चलती है। अभी जैसे पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो केंद्र में बड़ी पार्टी दो हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है जी। और दोनों का ही कहीं ना कहीं राजनीतिक ऊंच नीच होते रहता है। अभी कांग्रेस महागठबंधन का सोच रही है जी। आपस में कई लोगों को समेट करके एक पार्टी एयरलाइंस वगैरह कुछ उनका चल रहा है प्लान जी। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है? क्योंकि महागठबंधन तो इन्होंने 2019 में भी किया जी, बट उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं महागठबंधन से अब लोग ये समझ गए कि इनका मूल जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मोदी जी को हराना है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। क्या कार्य करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या चेंज लाएंगे, वो सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इनके कई सारे नेताओं के भाषण हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको कई इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहाँ पे इन्होंने सीधे ये बयान दिया हुआ है, आम आदमी पार्टी के हैं, लेफ्ट विंग के पार्टी के हैं, AIDMK DMK कि हमको बीजेपी पार्टी को हराना है, हमको कैसे करके मोदी जी को हराना है। एक वक्त को मैं मान भी लेता हूँ कि आप ठीक है, आपने मोदी को परास्त कर दिया, आप बीजेपी पार्टी को हरा के आप सत्ता पे आ भी गए, उसके बाद आप क्या कार्य करेंगे ये बताइए। वो इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, वो इनके कार्य में नहीं है। इनके हर भाषण में मोदी जी का नाम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मार्केटिंग करते करते था इनके साथ देखा जाए तो ये बीजेपी का प्रमोशन भी कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने भाषण में जितना समय और जितना कांग्रेस के बारे में बात करती है उससे डबल, उससे 10 गुना ये अपने भाषण में करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी दुकान बीजेपी से ही चल रही है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। मेरे को लगता है कि इन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जो जनता है वो आपसे कार्य चाहती है। आप काम करके दिखाओगे तो आपको बदले में वोट देंगे, बट इनका जो मेन उद्देश्य है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के अलायंस में, इनके अलायंस का सिर्फ मेन उद्देश्य यही है कि इनको बीजेपी को हराना, सत्ता पे आना है। सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे कुछ नहीं पता, कौन पीएम बनेगा कुछ नहीं पता। बीजेपी में पीएम कन्फर्म्ड है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बट कांग्रेस में कोई कंफर्म नहीं है। जिस पार्टी का, जिस अलायंस का पीएम ही कंफर्म नहीं है तो उसको आप वोट कैसे दे सकते हैं? जो वोट दे रहे हैं वो बेवकूफ़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देश को एक डिक्लाइन पोजीशन में लेकर चले जाएंगे। तो इनका जो स्ट्रीमलाइन पोजीशन है बहुत ख़राब है, और इनका जो है बीजेपी का उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, नीचे से लेके ऊपर तक है, जिसमें सारे नेता एकजुट होकर काम करते हैं। किसी को सत्ता की भूख नहीं है, अगर भूख है भी सत्ता की तो पूरी पार्टी को है, किसी एक इंसान को नहीं है कि मुझे यहाँ का नेता बनना है, मुझे यहाँ का सीएम बनना है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आप देखे होंगे, आपने जो सीएम बने वहाँ के वो सारे नए चेहरे हैं जी। सब मान के ही चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो पहले हैं वही बनेंगे, MP में शिवराज बनेंगे, और राजस्थान में जो बीजेपी के बहुत पॉपुलर हैं वही बनेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, चेंज करती है। बट आप एक चीज़ देखेंगे कि जो नए चेहरे आए हैं उनको जब अधिकार दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो जब वो नए चेहरे जब नियुक्त हुए तो बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी नेता ने उसका अपोज नहीं किया। बट मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, लॉकडाउन के टाइम की बात है, इनके बीच में कांग्रेस में बहुत ही चीज़ थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सचिन पायलट, ये जो ऐसे बड़े नेता है कांग्रेस के, जो अगर अभी होते तो ये कांग्रेस के क्या पता शायद तक अब मतलब बीजेपी के आसपास लेके आ सकते थे। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात नहीं मानी गई क्योंकि उनके बीच में क्लैश था, और यहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बहुत बड़ा क्लैश था।
तो ये दिखाता है कि इनका इंटरनल डिस्प्यूट कितना, जो ये डिसीजन लेते हैं, जो उनके बड़े अध्यक्ष या कांग्रेस के अध्यक्ष जो भी है, वो जब डिसीजन लेते हैं या फिर कोई नियम बनाते हैं तो ये खुद उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो बीजेपी के उसके अगेंस्ट खड़े होते ही नहीं है। तो ये अपने आप अपनी पार्टी को डुबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी का ट्रांसपेरेंसी और जो लीडर पोजीशन है बहुत अच्छा है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डैमेज और उनके अलायंस का। जी, अभी केंद्र में जैसे ही मैंने अभी पिछले सवाल ही रखा, तो ठीक इसी प्रकार से एक तरफ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और एक तरफ है राहुल गांधी। दोनों में आपको क्या अंतर या क्या आपको लगता है कुछ ऊंच नीच है करके? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कहीं ना कहीं। जी, पहली बात तो जो उनका एक्सपीरियंस है उससे बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो राहुल गांधी है वो कांग्रेस के अध्यक्ष के अलावा और किसी भी पद में नहीं रहे हैं। ना वो कभी एमएलए रहे हैं, ना कभी वो एमपी रहे हैं सांसद, ना कभी वो कोई नॉर्मल अध्यक्ष रहे हैं, ना कभी वो किसी भी स्टेट के सीएम रहे हैं। तो वो पीएम बनने कैसे सोच सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। पहली बात तो जो मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं 3 बार के सीएम रह चुके हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा हुआ है गुजरात में, बहुत हद तक संभाला भी है। गोधरा कांड है, भूकंप है, क्या क्या उन्होंने नहीं देखा है। इसका केस भी बहुत लंबा चला हुआ था। जी, तो ये जो असली राजनीति है जो जड़ से, वो मोदी ने देखी हुई है। बट जो राहुल गांधी है वो नेपोटिज्म की औलाद है कहीं ना कहीं। और वो तो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी अगर नहीं होती तो वो इतना ऊपर आ भी नहीं पाते, सीधी बात। क्योंकि उनके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू दिखाई नहीं देती है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ना वो सीएम रहे हैं, ना वो कोई नेता रहे हैं। तो जब उनको राजनीति गद्दी में बैठने का उनको आभास ही नहीं है, तो पीएम कैसे बन सकते? डायरेक्टली आप ऊपर नहीं पहुंच सकते। आपका एक एक लेवल होता है, जी, नीचे से स्टार्ट करते हो आप। मोदी जी ने वहीं से स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं। तो वो गरीबी से लेके नेता कैसे बने और फिर सुपर नेता कैसे बने वो ही जानते हैं कहीं ना कहीं। बट इनका कुछ है ही नहीं। तो अगर जो मैं इसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पीएम का जो डिबेट चलता है, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले बोलते हैं कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी अपोज बन सकता है। तो राहुल गांधी पीएम के लायक बिल्कुल भी नहीं है कहीं ना कहीं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके रेज्यूमे में है ही नहीं एक्सपीरियंस। वो फ्रेशर है एकदम कहीं ना कहीं। भारत जोड़ो यात्रा चलाने से आपको एक्सपीरियंस नहीं आता, तो आप हाईवे में जा रहे हो, कलियों में नहीं घुसे, चौल में नहीं घुसे। जी, समझ गए आप? जिस वक्त मोदी जी चाय बेच रहे थे ना, तो अब मुझे भलाई लोग अंध वक्त क्या दे, बट मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त मोदी चाय बेच रहे थे ट्रेनों पे, सड़कों पे, उस वक्त ये जॉनसन बेबी के साबुन से नहा रहे थे। सही कहना है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो बचपन से वो इंसान देखा है वो नहीं देखे। और दूसरी बात एज का फ़र्क है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है एज मैटर करता है, नो डाउट। आप युवा नेता बोले, बट कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भी होगी एज के हिसाब से, जिस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। आप कितना ही बोले राहुल गांधी, मोदी, बट मोदी की जो वैल्यू है बाहर पे, तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को लोग नहीं जानते हैं। राहुल गांधी तो मतलब राजीव गांधी के बेटे हैं, कौन नहीं जानेगा उनको, तो पीएम रह चुके। ऐसे नहीं कि उनको नहीं जानते। बट मोदी कोई बाप या फिर उनका कोई दादों के रहा नहीं पॉलिटिक्स। ये सब इंडिपेंडेंट है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मोदी इंडिपेंडेंट रहा है, अपने हिसाब से चलते हैं, सीधी बात। राहुल गांधी तो वो नेता जिनको अपोज करने के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता खड़े हो जाते हैं। तो जब तक गांधी परिवार है कांग्रेस को, कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, सीधी बात है। इनको अलग होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, मतलब अलग नियम बनाने पड़ेंगे जहाँ पे फोकस सिर्फ गांधी परिवार को ना हो। वो तो तय है गांधी परिवार को, वो कांग्रेस से अब हटाना पड़ेगा, तब इनका कुछ हो सकता है। अदरवाइज इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डिमोलिश होने वाली है, जो सबसे बड़ी हिस्टोरिकल पार्टी रही है कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है। यानी कि सही मायने में देखा जाए ना, तो राहुल गांधी के पास उस चीज़ का कैपेबल शक्ति है ना, तो क्वालिटी है। क्वालिटी भी नहीं है उनके पास प्रॉपर, राहुल गांधी के पास प्रॉपर स्ट्रेटजी भी नहीं है। वो सिर्फ काउंटर करना जान सकते हैं, सिर्फ काउंटर करते हैं। सरकार का कोई भी नियम हो, सरकार का कोई भी डिसीजन हो, सरकार का कोई भी बिल हो, उसको सिर्फ काउंटर करने में बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी, बट उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में बिल्कुल नहीं। अगर इनकी योजना है महतारी वंदन योजना, हर महीने 1,000 रुपये देना, राहुल गांधी बोलते हैं हम हर महीने 12-13 हज़ार रुपये देंगे, 8,000 रुपये देंगे, तो लालच दे रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आपकी राजनीति कैसे चल रही है? क्या वो एक दे रहा है, मैं 3 दूंगा, तो ये कोई मछली मार्केट तो है नहीं, कितना भाव लगा देंगे इससे आप सरकार बन जाएगी। आप ऐसा कुछ बताइए जहाँ पे आप 1,000 ना देंगे, कुछ और दोगे।
पैसा को बढ़ा तो वो भी सकते हैं, अब वो भी बढ़ा देंगे, तब क्या करेंगे आप? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि 8,000 का जो इन्होंने यानी वादा किया है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये प्रलोभन ही है, क्योंकि देना होता तो पहले ही देते। जी जैसे इनका बीजेपी वाले का अभी छत्तीसगढ़ में सरकार बना और वादा किए थे, तुरंत साथ ही साथ लागू कर दिए। इन लोग 8,000 अभी अभी यानी नए नए आए बच्चे टाइप के इन लोग लॉलीपॉप दिखाने का काम किए हैं। तो क्या लगता है 8,000 देंगे तो अर्थशास्त्र का कुछ नहीं लगता है कि केंद्र का जो जीडीपी वगैरह कुछ रहता है उसमें कहीं प्रभाव पड़ेगा? इनके हिसाब से इनकी टोटल सब्सिडी जो मुफ्त की रेवड़ी होती है जी इसका बीजेपी बहुत अपोज करती है, बट ये खुद 125 योजनाएं चल रही है, तो बीजेपी इस पे भी ना कुछ बोले तो ज़्यादा अच्छा। जी तो मुझे लगता है कि जो 8,000, तो मैंने एक रील देखा था, जी। शॉर्ट देखा था, कहीं ना कहीं वो सही था कि ये बोलते जो नॉर्मल इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं जो युवा है, हम उनको हर महीने का हाँ 8,500 रुपये, जी 8,500 रुपये खटाखट बैंक अकाउंट में डालते रहेंगे। जी अगर किसी युवा को 8,500 से 9,000 मिलेगा तो काम ही क्यों करेगा? तो खर्चा ऐसे निकल जाना चाहिए, थोड़ा बहुत कमाएगा। जो वो 10,000 के लिए जो मेहनत करता था वो 10,000 की मेहनत नहीं करेगा, उसे 5,000 के लिए मेहनत करेगा, बोलेगा मेरे इतने में हो जा रहा है, मैं कर लिया। तो आपसे हम क्या उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी से कि रोजगार देंगे, जी परमानेंट काम देंगे? जी नहीं, वो नहीं होगा। गैस ये क्या करेंगे, बीजेपी के ही लाए हुए बिल को तोड़ मरोड़ के ये अपनी साइड से बढ़ाएंगे। मातारी बंधन योजना चल रही है, हम इसको बढ़ा देंगे। ये वाला योजना चल रहा है, हम इसको बढ़ा देंगे। ये चल रहा है, हम इसको बढ़ा देंगे। अभी बात हुई है इनके एमएसपी वगैरह की, जो किसान जिसका डिमांड कर रहे हैं, ये बोले हम एमएसपी लागू कर देंगे। पहले पता तो कर लो कि मोदी जी ने कितना पैसा बचा के रखा रिजर्व बैंक में। तो चले आप आए अकाउंट खाली तब क्या करेंगे? आप लोन लेंगे, देश को और गरीबी में डालेंगे कहीं ना कहीं। तो इनकी राजनीति भी कैसे चल रही था, मैनिफेस्टो पूरा बीजेपी के मैनिफेस्टो को देख के बनाया गया कि जो जो ये कर रहे हैं हम उसी में बढ़ावा कर देंगे और हमारे पास वोट आ जाएगा। बट इन्होंने पैसा देना स्टार्ट कर चुका है, ये पैसा देने की बात कर रहे हैं। क्यों? आपकी राजस्थान में सरकार थी, आपकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपने एक भी योजना नहीं चलाई ऐसी, न राजस्थान में चली। अब जब आपकी सरकार कर्नाटक में आई है तो वहाँ पे तो आपने कितनी सारी सब्सिडी लेके आए हैं, मतलब वहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कांग्रेस से, बहुत ज़्यादा। गैस सिलेंडर में मुफ्त में स्कूटी दी जा रही है, साइकिलें दी जा रही हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है कर्नाटक। क्यों? छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोग ने क्या बिगाड़ा था आपका? अब कर्नाटक में ही दे रहे हैं सिर्फ, और इसका पैसा भी इन्होंने लोन लेके उठाया हुआ है कहीं ना कहीं अपने नेता लोगों में से या फिर बाहर में से, क्योंकि बाहर का भी इन्फ्लुएंस है कांग्रेस को। जी इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी जब केजरीवाल अंदर हुए, मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ वहाँ करेगा, केजरीवाल जब अंदर हुए हैं इसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने निकाले। अब जब सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अगेंस्ट ऑर्डर निकाल रहे थे, बोलते सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अंडर चलता है, तो उसमें इंटरनेशनल मीडिया को बहुत दिक्कत हो गई। जी पर जिस वक्त अमित शाह अंदर थे, जिस वक्त मोदी पे कानूनी कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को कोई उसमें भागीदारी नहीं था। अब जब केजरीवाल अंदर हुए हैं तब यूएन की दवाएं और बाकी जो बीबीसी न्यूज़ वगैरह, ये बहुत इनको दिक्कत हो रही है कि कैसे अंदर होगा ये, मतलब कैसे अंदर कर सकते हैं, बैटू एस वो कैसे अंदर कर सकते हैं। तो इसके पहले भी नेता थे, बहुत सारे अंदर हुए हैं। कहीं ना कहीं देश का रुख गलत साइड पे मोड़ा जा रहा है और बहुत फटकाया जा रहा है लोगों को, जिस वजह से लोगों में बेमतलब का तो डर है वो बैठ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये गलत कर रहे हैं, इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है, क्योंकि बिना प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ होता नहीं है। तो इनकी जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो को देख के बनाई गई है, जिसमें इन लोग 1% या 2% बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। बट अगर कल को बीजेपी मैनिफेस्टो रोक देती है और कुछ नया लेके आती है, तब इनके पास कोई प्लान नहीं कि हम नया क्या करेंगे। तो ये अभी हाल ही में थोड़े समय पहले ही आपसे चर्चा हुआ और बेरोजगारी के विषय में चर्चा की, तो देश के युवा और बेरोजगारी के विषय में आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? देखो मेरे हिसाब से बेरोजगारी तो है इस देश पर और बहुत ज़्यादा लेवल पे है, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर लोग फ्री बैठे कमेंट कर सकते हैं, जी है ना, रील्स चला सकते हो, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। और मुझे सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी की लगती कहीं ना कहीं उसमें सरकार का हाथ नहीं लगता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मुझे दोनों सरकारें गलती नहीं लगती। कहीं ना कहीं देश का जो युवा है वो अपनी गलतियों के कारण बेरोजगार। हमारे इस देश में सरकारी नौकरी को इतना ज़्यादा बढ़ोतरी दिया गया है, इतने ज़्यादा ऊपर के दर्जे में रखा गया है कि उसके अलावा कोई नौकरी सेफ है ही नहीं। और उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे से एकमात्र रीज़न है कि सरकारी नौकरी आपकी फिक्स होती है, आपको बहुत सारे बग्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी सुख सुविधा मिलती है,
और आप काम पे जाए या ना जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तो सैलरी है वो टका टक अकाउंट पे आती रहती रहेगी, राहुल गांधी की भाषा में बोले तो ये सरकारी नौकरी का जो वो है एक क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दिमाग में बैठा हूँ। तो जब 21 या 22 साल की उम्र में कोई एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, या फिर 23 से 24 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट होता है 25 साल की उम्र में, उसके बाद जब वो सरकारी नौकरी की ओर बढ़ता है, उसकी तैयारी की ओर, उसमें वो 10 से 11 साल लगा देता है। मैक्सिमम एज 30 से 32 साल होती कहीं ना कहीं। तो आप 5-6 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए, बट आपका नहीं निकल रहा है कहीं ना कहीं, आप एक तरह से भीड़ का हिस्सा हो। अब वही मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी बढ़ाने का, क्योंकि तो देश के युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, इस एग्ज़ाम के पीछे, और ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं सरकार की इन्फ्लुएंस के द्वारा कैंसिल हो जाते हैं, या तो सस्पेंड हो जाते हैं, या तो उसका रिजल्ट नहीं निकला, या तो सीट ही नहीं निकलती। आप फिर तैयारी करते हो, उस तैयारी के चक्कर में क्या होता है, आपका पैसा जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, माँ बाप का इन्वेस्टमेंट जाता है, आपका टाइम भी जाता है, और एट दी एंड जब आपका नहीं निकलता है, क्योंकि 1 लाख लोगों में सिर्फ 10,000 का सिलेक्शन होता है यूपीएससी का, तो बाकी तो 90,000 है, उनका क्या, 90,000 से जाके प्राइवेट नौकरी करते हैं। और उनको प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो फ्रेशर होते हैं। सही कहना, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पूरा अपना कार्यकाल समर्पित कर दिया गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए, उस बीच में उनको कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अब जब आप प्राइवेट नौकरी में जाते हो तो वहाँ आपके जनरल नॉलेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो, आपकी स्किल्स देखी जाती है, आपको कंप्यूटर कितना आता है, आपको डेटा एंट्री कितनी आती है, बाकी जितनी स्किल्स है वो सब देखा जाता है। उस सब के बारे में उन्होंने प्रैक्टिस की ही नहीं की, जिस सेकंड ऑप्शन रखते ही नहीं है। तो जब वो एक्चुअल में किसी प्राइवेट ऑफिस में नौकरी के लिए अप्लाई करते तो वहाँ पे उनका इसलिए सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं, आप एकदम फ्रेशर हो, 30-32 साल के स्किल्स नहीं है, और 22-23 साल के लड़के ले जाते हैं। तो इनका माइंड सेट रहता है, ये पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ जो बेरोजगारी का मेन कारण। अब इनकी नौकरी तो लगनी नहीं प्राइवेट में भी, और गवर्नमेंट से भी हाथ धो बैठे हैं, अभी बैठ हो गए बेरोजगार। इस सबसे ब्लैक बेरोजगार बोला जाता है, तो ब्लैक लाइन पे आते हैं। तो उनको यहाँ से भी इनको पलटी खा गए, यहाँ से ही पलटी खा गए, क्योंकि वहाँ तो एज लिमिट हो गई आपकी जी, यहाँ पे आपको स्किल नहीं है, तो आप फ्रेशर ज्वाइन करो तो आपको बहुत कम सैलरी में ज्वाइन करना पड़ेगा। भले आपने कितनी बड़ी डिग्री पाई हो, जो आप जेएनयू से पढ़े हो, IIT करो, कहीं से भी किए हुए हैं। अभी बेरोजगारी का मैं सबसे बड़ा आपको ये बता रहा हूँ, स्टैट बता रहा हूँ, 10 में से 3 से 4 IIT बॉम्बे की सर्वे आई है, वो अंडर प्लेस्ड है, उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। IITs की प्लेसमेंट नहीं हो रही है, MBA की प्लेसमेंट नहीं हो रही है। मैं खुद एक MBA स्टूडेंट, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इस चीज़ से। हर दूसरा बंदा MBA कर घूम रहा है, जब से ऑनलाइन MBA सब कुछ आ चुका है, तो हर कोई MBA कर रहा है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे मैटर करता है आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आप डिग्री कितनी भी रख लो। IIT के स्टूडेंट्स सबसे टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से आती है वर्ल्ड में, उनके बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हो रही, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो अब बेरोजगारी तो बहुत गंदे तरीके से बढ़ रही है। दूसरा मुझे जो लगता है, ये तो इंसान की खुद की गलती की वजह से हो रही है। सेकेंड चीज़, सरकार की सबसे बड़ी गलती, आप सीट्स क्यों नहीं निकाल रहे, सबसे मेन चीज़। कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस के कार्यकाल में सीट्स निकलती थी, भर्तियाँ भी होती थी, और लोग तो संविदा वगैरह काम कर रहे हैं, वो लोग परमानेंट भी होते थे। बट बीजेपी में बहुत सारी सीट्स नहीं निकली, और मैक्सिमम बीजेपी में ये सुनने में आया, जो कि सुनने क्या देखने में भी आया है, कि सीट उनको मिली जिनका लिंक है नेताओं से। ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, लिंक है जिनका, और जिनका मतलब पहुंच है, जिनका लंबा हाथ है, उसके साथ आपका पैसा होना चाहिए। एक हाथ आपका पहुंच होना चाहिए, एक हाथ आपके पास पैसा होना चाहिए। ये दो तब मिलते तो आपकी नॉर्मल चपरासी कलर की सीट मिलती है। बट हमको उसके है, हम बैठ गए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी जो होती है गवर्नमेंट जॉब, उसकी मैक्सिमम सैलरी 1.5 लाख से ऊपर नहीं होती। हमारे PM की भी सैलरी मात्र 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख कलेक्टर को मिलता है। 1.5 लाख से ज़्यादा अकाउंट में आपके पैसा दिखा तो आप क्या ED छापा मारने आ जाएगी, CBI IT विभाग आ जाएगी। तो सरकारी नौकरी में आप 1.5 लाख के ऊपर जा ही सकते हैं। और आज के समय में 1.5 लाख की सैलरी पर महीने के हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी कमाता है। इस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है। एक आम आदमी की सैलरी अपने निजी कार्यकाल, अपने घर जीवन को चलाने के लिए 1-1.5 लाख की सैलरी सफिशिएंट होता है। बट उससे आप सोचो कि मैं स्केल करके ऊपर बढ़ जाऊँ, स्केल करके मैं अमीर बन जाऊँ, तो नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारी नौकरी में उतनी ही आपको सैलरी मिलती। तो कहीं ना कहीं आप 40-50 लाख की पढ़ाई करते हो, फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, उतना इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आप 1-1.5 लाख की सैलरी पे आते हो, आपको इतना दिमाग नहीं आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, फिर आप सरकारी नौकरी में आने के बाद आप डाउनग्रेड हो गए।
वो पद में बैठो बहुत अच्छी बात है, वो पद के पीछे भी आपका क्या रोल, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कोई कोई होते हैं जो वाकई पद को चाहते हैं, जिन्होंने देखा होता गरीबी बहुत और वो डिस्क्रिमिनेशन देखा होता, बहुत सारी चीज़ें देखी होती उन्होंने, तो लगता है जब मैं सत्ते पे आऊँगा, जब मैं इस सीट पे बैठूंगा तो मैं सबके लिए अच्छा करूँ। बट मैक्सिमम 80% लोग जो युवा है उनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि हम एक बार सरकारी नौकरी बैठेंगे तो हमको काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात। और जब काम होगा नहीं तो देश प्रोडक्टिव कैसे होगा, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है बेरोजगारी बढ़ने का। बाकी सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है कि ये सीट्स नहीं निकालते हैं, और कई कभी सीट्स निकलती भी है, उनका रिजल्ट नहीं आता है, एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, बस एग्ज़ाम से फॉर्म ले लें, 1,000-1,500 रुपये फंड ले लेते हैं और फिर एग्ज़ाम्स के आंसर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। और जो मिल रही सीट वो रिजर्वेशन के तहत जो रिजर्व सीट्स है ST/SC OBC की उनको मिल रही। खैर OBC और जनरल में फर्क तो है नहीं, पर मेन ST/SC को सीट वो भी होता है। साथ ही साथ कुछ ना कुछ राजनीतिक में भी हथकंडा चलता है कि इतने अधिकारी को इतना सीट मिल सकता है उनके जैक के मुकाबले में। चाहे आपको ये अधिकारी हो तो आपको 5 सीट का यानी कि चिन्हित करने का आपके पास वो सब चलता ही है। कहीं ना कहीं इसलिए आप लोग मजबूर हो रहे हैं प्राइवेट में जॉब करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं रियलिटी जी कि यार सब इतना घसने के बाद अगर हमको इतना ही मिल रहा है तो कोई मतलब का नहीं है जी। हमको इससे अच्छा उम्र का लिहाज करके, अपने खुद की उम्र का लिहाज करके, अपने माँ बाप का सोच के हमें प्राइवेट चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह यही होता है। आप कम से स्टार्ट करते हो, आप जब टिक जाते हो किसी कंपनी पर, धीरे 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 आपका प्रमोशन होते जाता है। जी सरकारी नौकरी में भी सेम चीज़ है, आप कम सैलरी में आते हो, उसके बाद आपको प्रमोशन होता है, आपको ग्रेड्स बढ़ता है, उसके बाद आप ऊपर जाते हो, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें सेम चलती है। बट वही है कि जो सरकारी नौकरी का तो दिमाग में लोगों ने बैठा के रखा है वो लोग हटा दे और अपनी उम्र का लिहाज करके जल्दी कार्य करने की ओर देखें, जल्दी एम्प्लॉयमेंट देखें, जल्दी रोजगार देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। जो सिर्फ सरकारी नौकरी का सोच के बैठते हैं कहीं ना कहीं, अगर नहीं निकाल रहा है तो उनको हटना चाहिए, क्योंकि वही युवा है जो देश में बेरोजगारी का मेन कारण बन रहा है। सरकार है पर सरकार हम लोग को सेकेंडरी लगती है, प्राइमरी जो रीज़न है वो खुद देश का युवा मुझे कहीं कहीं तो मेन बेरोजगारी का मिलता है। तो जी और अगले टॉपिक में चलेंगे आपके साथ, और अगला टॉपिक है कि पूर्व में 70 साल राज कर चुके कांग्रेस की सरकार और अभी की बीजेपी की सरकार, इसकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था जो है, इनको किस तरीके से देखते हैं आप? पहले की इकोनॉमी तो 70 साल आप जैसा आपने मेंशन किया कि कांग्रेस के 70 साल और इनके 10-20 साल 15-10 साल 10 में बीजेपी ने काम क्या किया, तो बीजेपी का 10 साल कांग्रेस के 70 साल से मेरे ख्याल से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हमारे पास आधुनिकता कम थी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लाइन बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे पास बहुत कम थी, सिस्टम हमारे पास, बट इनके पास वो ऑलरेडी था। तो इनको बस यहाँ से लेके यहाँ बढ़ाना था और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बॉटम लेवल से बढ़ाया। बट अब कंपेरिजन किया जा सकता है 1990 के दशक से कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वक्त तक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देश में आ चुकी थी। इकोनॉमी की जो बात है तो देश की इकोनॉमी करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, महंगाई देश में बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इकोनॉमी वाइज देखा जाए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का तो अर्थव्यवस्था का जो प्लान है, इकोनॉमी प्लान है, वो बहुत थर्ड क्लास, बहुत ख़राब। जब तक 2014 के पहले जो हमारा तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड काम करता था जब मनमोहन सिंह थे, तो बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। 2008 में रिसेशन आया था, अकाल जिसको बोलते हैं, पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई थी, कहीं नहीं पूरे वर्ल्ड में फैली थी, क्योंकि वहाँ से हमारा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस तो ज़्यादा है कि अगर अमेरिका में कोई कंपनी डूब रही है तो हमारे देश को भी सफ़र करना पड़ता है कहीं ना कहीं। जी, हमारी इकोनॉमी भले बोले 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जाता है ना कि हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट हमारे यहाँ गरीबी का रेट बढ़ता ही जा रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी का रेट बढ़ता ही जा रहा है, हमारे यहाँ महंगाई का रेट बढ़ता ही जा रहा है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती खासकर बीजेपी गवर्नमेंट की कि इनके इकोनॉमिक की जब बजट निकलते हैं तो हर बजट, हर साल का बजट, कभी हर 5 वर्षीय जो बजट होता है वो गरीबों के लिए गरीबों के लिए बजट निकलता है। ये देश गरीब का, ये सरकार गरीबों के लिए बनी हुई है, तो फिर गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है? डोनेशन भी बहुत होता है, कई प्राइवेट कंपनी से डोनेशन भी बहुत किया जाता है। जी है, अंबानी अडानी टाटा जैसे लोग डोनेशन भी करते हैं, वो डोनेशन का पैसा कहाँ जाता है? इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, वो सब कहाँ जाता है? उज्ज्वला योजना, इतनी सारी योजना आप चला रहे हो, सरकारी कुल 125 योजनाएं चलती हैं जी, उसको योजना का पैसा कहाँ जाता है?
तो ये मुझे खबर नहीं आती। इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो बीजेपी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पॉलिटिकल साइड पे है, बट इकोनॉमिक चीज़ में देखा जाए अर्थव्यवस्था में तो उनका टॉप लेवल से पैसा उतरता है, मिडिल लेवल में पूरा बढ़ जाता है और बचा कुछ मिलता है लास्ट। ऐसे भी दौड़ भाग करने के बाद कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बीजेपी की बहुत ज़्यादा ही खराब चल रही है। हाँ, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि बीच में जब लॉकडाउन आया था तो वो एक ऐसा आपदा थी, एक ऐसा मतलब ट्रैजिक मोमेंट था जो कहीं ना कहीं हर देश की सरकार जो भी है, जो वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है, हर कंट्री सफ़र करेंगी होगी और हर कंट्री की एग्जिस्टिंग जो रूलिंग पार्टी है उसने सफ़र किया होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई बजट बना के नहीं रखी होगी बीजेपी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अपने रिजर्व में जो पैसा रखती है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्कीम्स योजना ये सब करने के लिए रखते हैं, बट इसके लिए कहीं ना कहीं रखी होगी। ये अचानक से ऐसा पैंडेमिक आएगा, वो भी इस कदर आएगा ये नहीं सोचे थे। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि 2019 से 2023 का कार्यकाल है, इस बीच इकोनॉमिक इनकी इसलिए लड़ खड़ाई, इसलिए इनका डाउनग्रेड गया क्योंकि उसमें कोविड था, क्योंकि पैसा जो था इनके पास रिजर्व में वो कोविड वैक्सीन में गया, ऑक्सीजन में गया और बाकी चीज़ें जो प्रोवाइड कर रही मेडिकल हेल्पलाइन वो सब में गया, बहुत सारी चीज़ों में गया। अब मैं इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधियाँ हो भी नहीं रही थी देश में लॉकडाउन लग चुका था, ठप हो चुका था सब कुछ, तो इससे सरकार को भी पैसा नहीं आ रहा था। तो इससे मानता हूँ कि जो आपकी जो महंगाई है वो बढ़ी है, उसका रीज़न बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, बट इनकी जो प्लानिंग थी उसके बाद के दौर, तो इनको कोविड जब हट गया उसके बाद का जो उनका प्लान था, लाइक पीएम केयर फंड जो आपको पता होगा, जिसके लिए सब ने पैसा दिया, उसका किसी को पता नहीं कि क्या हुआ और उसमें कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया एक्चुअली में। पीएम केयर फंड के नाम से आपने पैसा डाल तो दिया, तो आपने लोगों से डोनेशन मांगा, चंदा मांगा, बट एक्चुअल में उसका यूज़ क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो अभी तक वो नहीं किया गया। और राइट टू हमारे फंडामेंटल राइट है, इसमें एक राइट है, इसका ध्यान पे नहीं आ रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन तहत उसकी इन्फॉर्मेशन आरटीआई इसके हिसाब से तो हमें पता चलना चाहिए आम जनता को कि हमारा जो पैसा पीएम केयर फंड का वो पैसा कहाँ गया। सेकेंड चीज़, इकोनॉमी में मैं बीजेपी को कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा नीचे रैंक करूँगा, लाइक आउट ऑफ 10 में उनको मैं मात्र 1 मार्क्स से दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लाइक आप बोलते हो महंगाई बहुत बढ़ गई, तो आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा चीज़ों को ना, एक स्ट्रीमलाइन पोजीशन में आपको सोचना पड़ेगा कि महंगाई किस तरह से बढ़ी, किस वर्ग में बढ़ी, किस इंडस्ट्री में बढ़ी। लाइक आपको रियल एस्टेट महंगा हो गया, आपका मोटर व्हीकल महंगा हो गया, आपके खाने पीने के सामान महंगे हो गए। इन्फ्लेशन भी एक नाम की चीज़ें होती है, मैं जानता हूँ जो हर 5 साल में बढ़ती है, बट कोविड के कारण वो 2 साल में ही हो गया। तो 5 साल में इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं 2 साल में ही इन्फ्लेशन बढ़ गई, इस कारण जिसके लिए सरकार भी तैयार नहीं थी, जिसमें सरकार को भी हम लाइक द्रोही नहीं ठहरा सकते। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो चावल का रेट पहले 25 से 30 रुपए किलो होता था, अब वो 50 से 55 पहुंच चुका है, और इंडिया में चावल बहुत होता है, उसके बावजूद आप चावल को एक्सपोर्ट करते हो, राइस एक्सपोर्ट करते हो, दाल एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया, बाकी कंट्रीज हेल्प करने के लिए। वो एक्सपोर्ट आप तब करिए जब यहाँ के लोगों को सफिशिएंट हो, यहाँ के लोगों को अच्छे से मिले खाने को। आज के स्थिति में 10 में से 5 व्यक्ति ऐसे हैं, 5 परिवार ऐसे जिनको 3 वक्त खाना नसीब नहीं होता, सीधी वो, और जिनको 3 वक्त खाना नसीब नहीं हो रहा है वो तो अपनी लापरवाही कारण नहीं कर रहे हैं, बट वो भी स्टैट्स में गिने जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ 50% सरकारी गलती होती, 50% लोगों की गलती होती, बट लोग सिर्फ सरकार को ही बोलते हैं मेरे खाते में पैसा नहीं आया मतलब गलत है, बट अगर 99 लोग के खाते में पैसा आया है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं हूँ मेरे खाते में पैसा नहीं आया है, तो हर कोई लोग पर्सनल एक्सपेक्ट के हिसाब से देखता है। ये योजनाएं काम करी है, नो डाउट, आयुष्मान योजना है, ये सब महादारी वंदन योजना है, कहीं ना कहीं इससे हेल्प हुई है, अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनकी इकोनॉमी के बारे में लाइक बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट इनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा खराब है। जो हमारी इकोनॉमिक मिनिस्टर है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनसे तो लाइक इकोनॉमी बनती ही नहीं है, लगता है उसी चीज़ को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के फिर से लेके आ जाती है, और जब वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है तो ऐसे महंगाई होती है कि आम आदमी इसका एफर्ट नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, देश गरीब की जो एक ये अलग से टॉपिक हो जाएगा कहीं ना कहीं जी, जो देश गरीबी की ओर पता है क्यों जा रहा है, एक है मजबूरी जी और दूसरा है लालच। ये 2 चीज़ देश को खा जा रहा है। लालच पैसे के लिए होता है, मजबूरी भी पैसों के लिए होती है जी। आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई एक चाट गुपचुप का ठेला लगा कहीं ना कहीं, ये एक रियल स्टोरी है, उनका नाम नहीं यहाँ पे मेंशन करना चाहता, तो
उसके पास 10-10 रुपये 100-100 रुपये दिन का करके उसके पास मुश्किल से 1-1.5 हज़ार रुपये कमाएंगे दिन का। अब वो क्या सोचता है, लालच, वो क्या सोचता है कि मैं 1500 का लगा देता हूँ सट्टे पे और बना लेता हूँ 3,000 रुपये। 3,000 एक तो बार बनाएगा फिर, हाँ। बट एट द एंड वो जीरो पे आ जाएगा। अब जब उसके पास जीरो आएगा तो लालच से कन्वर्ट होगी मजबूरी पे आ जाएगा, और फिर मजबूर होकर सरकार की योजना यूज करेंगे, और सब सरकार की योजना इनको नहीं मिलेगी तो ये सरकार को ही कोसेंगे। तो 50% गलती तो जनता की भी होती है। आपके टाइम में पर्सनल लोन मिलना, नॉर्मल लोन मिलना इतना ज़्यादा इजी हो चुका है कि आप 5 पैसे लेके 500 तक या 5 लाख तक का लोन आप आराम से ले सकते हैं जी, है ना। और इतना इजीली एक्सेस है कि आप एक क्लिक मारेंगे आपको लोन मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं लोग ये नहीं समझ रहे कि ये लोन एक ट्रैप है। जिस दिन इकोनॉमी गिरेगी इंडिया की तो वो लोन आपके सर पे चढ़ेगा इंटरेस्ट के साथ, फिर आप नहीं चुका पाओगे जी, फिर आप लगा लोगे फांसी। अब फिर बात आएगी सरकार, सरकार कोई दल्ला नहीं, बट मैं बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे होता क्या होता है ना। आपको महतारी वंदन योजना के हिसाब से 1,000 रुपये मिला, आप रखे, उस 1,000 को मैं सट्टे पे लगा दिया 2,000 बनाने के लिए, 1,000 चला गया। सरकार किस लिए पैसा दिया आपको 1,000 रुपये? ताकि आप अपनी रोजमर्रा की चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें उसको आप अफोर्ड कर सको, बट आपने किया लालच में लगाया पैसा। अब एक जो है कहीं ना कहीं जो मुझे सबसे बड़ी गलती लगती है बीजेपी की कहीं ना कहीं इसमें, कि आप एक बात बताइए, आयुष्मान जो योजना है तो सबसे महंगी योजना मेरे को 5 लाख तक का तो इलाज किया जाता है। पहली बात तो योजना आपको मिल पाना बहुत मुश्किल है। जो आयुष्मान योजना है उसमें 5 लाख तक की ये क्लेम करते कि आपको इलाज फ्री मिलता है। पहली बात तो वो 5 लाख क्लेम करने में इंसान बहुत भाग दौड़ कर देता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, और हर इलाज के लिए वो है नहीं। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं बताई गई? आपने बिल लाया कि हम आयुष्मान योजना लेके आ रहे हैं जिससे 5 लाख तक का आपका जो इलाज है वो मुफ्त होगा। बट कौन सा इलाज मुफ्त होगा? सर्जरी है, क्या है, किस टाइप का इलाज मुफ्त होगा, एक मुफ्त होगा, ये सब नहीं बताया गया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं एक नॉर्मल कंपनी में काम करता हूँ या फिर कुछ सरकारी जॉब में काम करता हूँ, मेरी सैलरी है 20 से 25 हज़ार रुपये। क्या आज के वक्त 2024 में 20 से 25 हज़ार आपको घर चलाने के लिए सस्टेनेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो पैसा जगह के हिसाब से मैटर करता है। 20-25 हज़ार की वैल्यू हमारे एरिया पे अच्छी है, बट उसकी वैल्यू मुंबई दिल्ली जैसे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो है वहाँ का, वहाँ पे जीरो है जी। यहाँ का 20-25 हज़ार वहाँ के 1-1.5 लाख के बराबर है जी। रेंट वेंट जो भी होता है एटलीस्ट 1-1.5 लाख के बराबर है। तो जो कलेक्टर यहाँ अपॉइंट होता है 1-1.5 लाख पे, वो तो ठीक है, बट अगर 1-1.5 लाख पे जो कलेक्टर वहाँ अपॉइंट होगा वो तो गरीबी रेखा पे है। गरीबी रेखा में बस ये बच के जाते सरकारी नौकरी वाले, क्योंकि इनको पक्षपात मिलता है फ्री। 60 साल तक जब तक हो तब तक आपको घर गाड़ी ये सब मिलेगा, बट इसमें सरकार का ही पैसा जाना है कहीं ना कहीं जी, इसमें सरकार का ही पैसा जाना है कहीं ना कहीं। और मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी योजनाएं आप दे रहे हो, जो भी योजना आप लागू करते हो, वो कहीं ना कहीं हमारा पैसा होता है। हमारे हम टैक्स देते हैं अलग, उसके बाद आप अलग टैक्स लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो, वो टैक्स के थ्रू ही वो पैसा फंड होता है, फिर आप उसको फ्री में बांटते हो जी। मैं वापस से आता इस टॉपिक पे कि मेरी अगर पगार है 20 से 25 हज़ार रुपये, तो मैं मजबूर हूँगा योजना लेने में जी जी, क्योंकि मैं उतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता हूँ। बट जब तक मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ तब तक उस योजना क्या मेरे काम की है? नहीं है बिल्कुल भी। बट सरकार ही बोले कभी ना कभी आप बीमार पड़ोगे, कभी ना कभी आपको यूज़ होगा, बिल्कुल सही बात है। बट तब तक आप मेरे को 25 हज़ार की सैलरी में रखे रहोगे, 20-25 हज़ार की सैलरी पे काम करते रहूँगा, और जब कभी मैं कुछ हुआ तब मेरे 5 लाख में काम आएगा वो है ना। तो आप अगर मेरी सैलरी 25 से हटा के 50 से 60 कर देंगे या 40-50 में कर देंगे, तो क्या मैं वो 5 लाख की जो इलाज है, जो आयुष्मान योजना है, उसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्या? कर सकते, आराम से कर सकता हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो योजना देना है, वो ज़्यादा अच्छा है। अब राजनीति कैसे चलती है वो बता रहा हूँ मैं आपको जी। राजनीति से आप चलती है कि जब आपको कोई फ्री चीज़ दी जाती है तो आपको फ्री सबसे पहले दिखाई देता है, सबसे पहले फ्री दिखाई देता है। अच्छा आयुष्मान के थ्रू मतलब 5 लाख तक का फ्री है, अरे हाँ 20-25 हज़ार की सैलरी तो का हो तो 5 लाख तक की फ्री तो दे रहा है, इस टाइप के लोग बोलते हैं। बट वो नहीं समझ रहे, ये ट्रैप है। पॉलिटिक्स ऐसे चलता है, यहाँ से पैसा खींचो, यहाँ पे फ्री में बांटो आपका पैसा, वो भी समानता लोगों को, और आपकी जो मेहनत का जो मेन वैल्यू पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 50-60 हज़ार सैलरी कर देंगे तो आप योजना यूज़ नहीं करोगे। अब आप योजना यूज़ नहीं करोगे तो आप योजना लागू नहीं कर सकते, और योजना आप लागू इसलिए करते हो ताकि आपका मार्केटिंग हो, आपके सरकार का नाम हो, आपकी सरकार की वैल्यू बढ़ाए। जी, मुझे नहीं चाहिए आयुष्मान योजना,
मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं फट कर लूँगा अगर आप मेरी 50-60 हज़ार वो कर देगा तो सैलरी बढ़ा देंगे। आप पर वो नहीं करेंगे, आप लेके आएंगे योजना, तरह तरह की योजना लेके आएंगे, और मेरी सैलरी और कम करते जाएंगे, मेरे को और गरीबी रेखा में लेते जाएंगे, मेरे को स्टैंडर्ड और कम करते जाएंगे। 20 से 25 पे 15 लेके आ जाइएगा, फिर योजना 5 से उठा के आप 6 लाख कर दीजिएगा, 6-6.5 लाख की योजना हो गई। अब पहले फिर ये क्या बताएंगे, फिर अपने जो रैली है या फिर अपने जो भाषण में है, भाषण में ये बताएंगे 2021 में हमारी जो आयुष्मान योजना थी वो मात्र 5 लाख की थी, आज हमने उसको बढ़ा के 6.5 लाख कर दिया। बट दूसरा साइड कभी नहीं बताते, 2021 में जो इंसान 25 से 30 हज़ार कमा रहा था, आज वो 15 से 10 हज़ार रुपये कमा रहा है जी। तो यहाँ से पैसा खींच के आपने बनाया योजना, और योजना को लोग सुन के सोचते हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, सरकार का काम है काम कर रहा, सीधी बात है। बट कुछ लेके आपको दे रहा है, हम तो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। लाइक आप मुझे ये बताइए दिनों भाई कि जीएसटी से आपको क्या फ़ायदा हुआ? जीएसटी सर्विस टैक्स, गुडविल सर्विस टैक्स जो होता है, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? आम जन को कुछ फायदा नहीं है, जिसके पास जीएसटी नंबर है उसी को फायदा है, सीधी बात, उसी को रिबेट मिल रहा है। तो मेरा हिसाब से जीएसटी तो उनको भरना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम ही गुडविल सर्विस टैक्स, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सीधी बात, जिसके पास गुडविल है, जिसके पास गुडविल है वही सर्विस दे सकता है जी। मैं तो कंज्यूमर जी, तो मेरे से 18% का जीएसटी है, जीएसटी क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाए? सही कह रही है, तो महंगा ही है वो जी। मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया 100 रुपये का, जीएसटी लगा 20 रुपये, 130 रुपये हो गया मेरा रेट जी। ठीक है, 10 रुपये आप और ऐड कर दीजिए सर्विस टैक्स वगैरह लगा के, तो होटल वाला अपने से करता है, ये अलग पंचायत होती है, अलग पंचायत। आप एसी बैठे थे, आप यहाँ BS था, ये था, इस कारण से हम 10 रुपये एक्स्ट्रा और लेंगे, ठीक है। तो 130 रुपये का हो गया, तो 100 रुपये की चीज़ आनी चाहिए कहीं ना कहीं। अब वो जीएसटी मैं भरा, वो जीएसटी कंज्यूमर भरेगा, मतलब वो जीएसटी वो पोर्टल में डालेगा, जीएसटी पोर्टल में, फिर वहाँ उसको रिबेट मिलेगा जो दुकानदार है। तो उसकी वैल्यू जो थी, खाने की वैल्यू, जो मैं खाना खाया 100 रुपये, वो तो मैं दिया ही अपने साइड हो, तो फिर 20 रुपये तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ गया। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैं तो ऑलरेडी कमा के टैक्स दे रहा हूँ, मेरी इनकम से मैं तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ, मैं हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स दे रहा हूँ जी। तो 5 रुपये कुरकुरे का पैकेट हो, चाहे वो सिगरेट हो, मैं हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहा हूँ, सीधी बात है। उसके बाद आप जीएसटी लेके आते हो, जीएसटी में भी मुझे लोग बोले पढ़ा लिखा इसको पता नहीं है, बट सच बताओ तो आम जनता को फ़ायदा नहीं हुआ, एटलीस्ट मुझे तो कहीं फ़ायदा नहीं था। मैं जो होटल में रुका, फ्लाइट लिया, जहाँ भी मैं गया, वहाँ जीएसटी लगा, तो मुझे उसका रिबेट तो मिल रहा। रिबेट किसको मिलेगा? उसको मिलेगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर जीएसटी का मुझे क्या फ़ायदा? कहीं से फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मुझे लगा जीएसटी तो महंगा ही कर रहा कहीं ना कहीं, भले आप 10-20 रुपये बढ़ा रहे हो, पर महंगा तो हो रहा है कहीं ना कहीं। तो एक तो मैं वैसे 20-21 हज़ार कमा रहा हूँ, कि आप जीएसटी ले रहे हो, तो एट दी एंड तो मेरा जो वो है क्या बोलते हैं, जो बेटर है, उससे और पैट करने का जो लिमिट है वो तो मेरे नॉर्मल एवरेज से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बीजेपी को बहुत ज़्यादा करा है मेरे हिसाब से। अब इनको सही करनी चाहिए, क्योंकि अब इलेक्शन होने के बाद अगर इनकी सरकार आएगी वापस से, तो कोरोना काल तो गया, उसकी वैक्सीन में जितना पैसा लगाना था आपने लगा चुके, आपको फंड आया पीएम केयर फंड से, आप बाहर से भी फंड लिए, इंटरनेशनल फंड भी आया WHO वगैरह से, आप उसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और उसको बार बार आप बोल नहीं सकते कोरोना आ गया था इस वजह से हम पैसा वहाँ लगा दिए, तो हम योजना पैसा नहीं दे पाए, आपको सैलरी पैसा नहीं दे पाए, ये नहीं बोल सकते आप। अब जो होगा कार्यकाल, अगर इसमें महंगाई बढ़ी, तो मेरे ख्याल से बीजेपी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से के लिए वर्ष बहुत ज़्यादा ही खराब पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे मानना है। जब तक अरुण जेटली थे हमारे वित्त मंत्री, तब तक बहुत अच्छे आप चल रहा था, 2019 में उनका देहांत हो गया था उसके पहले। पर जब निर्मला सीतारमण ने चार्ज लिया, उसके बाद से इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। इस गरीब से गरीब होता जा रहा है, क्योंकि नौकरियाँ निकल नहीं रही हैं जी, लोग बस स्किल है नहीं, कि स्किल सेट भी आपने इतना महंगा कर दिया, आपने एजुकेशन महंगा कर दिया जी। एक इंसान को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब इस हद तक जाना पड़ता है, कोई लोन तक लेता है, और लोन लेने के बाद इसको अगर अच्छी जॉब की सैलरी नहीं लगी, तो वो लोन कहाँ से चुकाए? वो तो ट्रैप पे फंस गया मुझे, ट्रैप पे फंसने के बाद तो वो सीधे गया बैंकिंग, तो तब जाएगा, वो कहाँ से देगा? उसकी जॉब ही नहीं लगी। आज के समय में जो 50 से 60 लाख सर्विस में कमा रहा है, प्राइवेट नौकरी में कमा रहा है, वो इंडिया में जॉब नहीं कर रहा है, या तो कनाडा में कर रहा है, तो US में कर रहा है, तो UK में कर रहा है जी। सीधी बात, जो बिजनेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ जितना बना सकते, वो इंडिया में रख कर रहे हैं। और जो सर्विस जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, जिसकी 50-60 लाख की IIT जॉब लगती है, IIM से जॉब लगती है, वो इंडिया में काम नहीं कर रहा है, वो बाहर जाकर काम कर रहा है। पहला रीज़न कि इंडिया में महंगाई, सेकेंड चीज़ इंडिया का इकोनॉमिक गतिविधि बहुत लेट प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा लेट हुई।
आप एक चीज़ को सैंक्शन करने के लिए आपको 10 से 12 दिन लग जाते हैं, जी। जो एक दिन में हो रहा चाहिए। और ये चीज़ 50-60 की लाख की जॉब प्रोवाइड करने वाली इंडिया में कंपनी है ही नहीं, सारी बाहर कंपनी है। जी तो इंडिया तो बाहर ही काम कर रहा होता है। जो आप ये बताइए, तो 50-60 लाख कमाने वाला जो स्किलफुल व्यक्ति है वो इंडिया के लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो स्किलफुल यूथ जो है वो कहाँ से आएगा देश के? देश की वृद्धि कहाँ से बढ़ेगी? देश कहाँ से आगे बढ़ेगा जब अच्छे स्किल वाले, अच्छे हाई एंड पे वाले वो सब आउट ऑफ इंडिया आगे कर? फिर यहाँ पे टैक्स भी नहीं दे रहा हो, जी तो भारत की इकोनॉमिक में उसका योगदान तो जीरो। तो बाहर ही कर रहा है जो कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके कंट्रीज को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ बीजेपी बहुत ज़्यादा ही खराब है। और इसके बाद देखना होगा कि ये कोरोना का काल तो ख़त्म हो गया 2019 से 2023 की वजह हुआ है। अब 2024 में जब इनकी वापस से सत्ता आएगी, जो ये कंफर्म बोल रहे हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है, तो ये इकोनॉमिक में क्या काम करते देखना चाहिए। अब देखिए, महंगाई ऐसा है कि आप हर चीज़ पे नहीं बोल सकते। अब आप बोलोगे रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज वगैरह जो भी महंगा हो गया, महंगा नहीं हुआ, ये सस्ता हुआ कहीं वैसे हो। आप पहले देखिएगा कि आप 19 का रिचार्ज करते थे, आप 100 का रिचार्ज करते थे, तो उसमें आपको टॉक टाइम मिलता, जिसमें आप कुछ 5 या 10 मिनट ही बात करोगे, आपका लैप्स जाएगा। अब आपको 150 या फिर 200 का रिचार्ज अनलिमिटेड में, तो वो ज़्यादा अच्छा था कि ये ज़्यादा अच्छा? तो सही बताइए, ये ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा अच्छा है जी। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ऐसे नहीं कि हर चीज़ खराब हुई है। आप बोलोगे यार कि इसमें मोनोपोली लेके आ गए, जो ये करनी वो करनी, बट हाँ वो भी ट्रैप है। आप किसी एक संस्था, एक कंपनी को पूरा इंडस्ट्री नहीं दे सकते। कल को अचानक से अंबानी जी उठते हैं, बोलते हैं कि मैं सारे रेट्स बढ़ा रहा हूँ, टैरिफ रेट्स, तो 200 का रिचार्ज होगा, अब 1400 का रिचार्ज होगा। आप क्या करोगे? आप तो किसी सिम में स्विच भी नहीं कर सकते, आप किसी टेलीकॉम पार्टनर में जा भी नहीं सकते, आपके पास एक ही है, आप जब मार के 1400 का रिचार्ज करो। ये सब चीज़ों का ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा कहीं ना। तो पहले के मुकाबले टेलीकॉम सस्ता हुआ है, हमारे यहाँ इंटरनेट सस्ता हुआ है, हमारे यहाँ 5G सर्विस है, ये सब सस्ता हुआ है, मैं मानता हूँ। जिस कारण मतलब नए नए स्किल, नए नए जॉब्स, नए नए जो वो है रोजगार है, वो भी पैदा हुए। कहीं ना कहीं ऑनलाइन जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि इंटरनेट सस्ता है। तो ये चीज़ सस्ती हुई है बीजेपी के टाइम में। बट ये उन्हीं के लिए है जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं या फिर थोड़े से गरीबी रेखा से ऊपर है। गरीब के पास तो मोबाइल ही नहीं है, सीधी भाई, गरीब के पास तो फ़ोन ही नहीं है, वो कहाँ रिचार्ज करे। और हर बार का सत्ता जो है वो गरीबों के लिए ही बनता है। जी मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब हर बार जब गरीबों को इतना डोनेशन मिलता है, इतना ज़्यादा डोनेशन मिलता है, तो फिर गरीबी हट क्यों नहीं रही है देश से? महंगाई है, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और गवर्नमेंट इस पर कुछ अच्छा ठोस कदम उठा नहीं पा रही कहीं ना कहीं, तो वो महंगाई तो है। लास्ट और आखिरी सवाल आपसे रखूँगा जी। लास्ट और आखिरी सवाल इसलिए क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं जाने का है, ऐसा आपका समय लिए थे उस हिसाब से। तो लास्ट और आखिरी सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति, बीजेपी की कार्यकाल ले लो चाहे कांग्रेस की कार्यकाल ले लो, जो भी है, ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसे करे या क्या हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या लगता है आपको? धर्मनिरपेक्ष राजनीति तो मेरे हिसाब से दोनों पार्टियां ही नहीं करती जी। मेरे हिसाब से, कि कांग्रेस भी धर्म के हिसाब से चलती है और बीजेपी भी धर्म के हिसाब से चलती है। बट मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगा कि बीजेपी में बहुत बड़ा एक फ्लॉ है, बहुत बड़ा लूप होल है। उनकी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं, मेरा मानना ये है। वो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उन्होंने एक एक्सपेक्ट बना दिया लोगों के बीच, जनता के बीच में, कि राजनीति जो है वो धर्म के हिसाब से चलेगी। लाइक आप बोलते हो बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदू की पार्टी है, अब कांग्रेस को आपने मुसलमान का बना दिया, कि कांग्रेस पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उन्होंने अल्पसंख्यक, जो भारत पे 20 या 30% है, उनको जो अल्पसंख्यक कांग्रेस ने नया नाम दिया हुआ है, जो उस वर्ग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसके अगेंस्ट में यही खाने होंगे। अब राजनीति ऐसे होती है ना कि उसमें धर्म भी बिक जाता है। क्या कांग्रेस में क्या हिंदू नेता नहीं है? कई सारे कांग्रेस के हिंदू नेता बीजेपी में भी शामिल हुए और शामिल होते आ रहे हैं, और इस बार भी नहीं पता कितने सारे नेता शामिल होंगे सत्ता की लालच में या फिर अपनी चॉइस से। बीजेपी, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट आऊँगा, बीजेपी धर्म की राजनीति करना नहीं चाहती, बट कहीं ना कहीं उनका जो एजेंडा रहता है, लाइक वोट मांगने का एजेंडा या फिर घुमा फिर आपकी क्या बात करना है, वो कहीं ना कहीं धर्म के हिसाब से ही चलता है। क्योंकि आप देखो कि अभी अबू धाबी में राम मंदिर बने हुए, वो इस्लामिक देश है, सऊदी और गल्फ कंट्रीज मिल के
हमारे यहाँ कुछ 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अगले 5 सालों में, जी जो कि इस्लामिक कंट्री से, इस्लामिक नेशन से ये हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, जहाँ पे बीजेपी जैसी कंट्री, बीजेपी जैसी पार्टी रूल करती है। जी तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि बीजेपी के जो मेन नेता है अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, ये तो ऊपर के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये कहाँ से आपको लगता है कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं? ये तो उल्टा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। जी तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि नीचे के जो लोग हैं जो बीजेपी सपोर्ट करते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, उनको ये समझ जाना चाहिए कि ये सऊदी से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, गल्फ कंट्री से इनका बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, एक साल में 10 से 12 बार टूर करते हैं सऊदी दुबई का, दुबई में इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी है। तो अगर इनको धर्म की राजनीति करनी होती तो फिर ये रिलेशंस आपसे अच्छे रखते ही नहीं। हम हमारे जो ये हैं क्या बोलते हैं उद्योगपति हैं, उनका भी रिलेशन सऊदी कंट्री से बहुत अच्छा है, अंबानी अडानी लोग से जिनका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। मोदी जी जाके वहाँ के सलमानुद्दीन जो है उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्शन चलती है, उनके भी जो समिट होता है, समिट साइंस होते हैं, ये अभी से नहीं कि जब से इनकी सरकार आई है 2014 से तब से चलते आ रही। बट नीचे के लोग ये समझ नहीं पाए, वो हिंदू मुस्लिम करने में लगे। बट कांग्रेस अभी करंट में देखा जाए तो कांग्रेस पूरी की पूरी धर्म की राजनीति कर रही। असली अंधभक्त कांग्रेस के लोग, सीधे बोला जाता है कि कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों की हफ्त करे, सीधी बात। अगर बीजेपी हिंदू की पार्टी है तो फिर क्या आपके घर में मैं सीधे बोल रहा हूँ, किसी भी मुस्लिम परिवार के घर में क्या पानी आना बंद हो गया? क्या बराबर बिजली नहीं आई? क्या आपको योजना का लाभ नहीं हुआ? क्या महतारी वंदन योजना, फिर लाडली बहना योजना से आपको पैसा नहीं मिला? क्या आयुष्मान कार्ड से आपको आपके घर वालों का इलाज नहीं हुआ ना? तो धर्म निरपेक्ष राजनीति तो फिर बीजेपी कर रही है, बीजेपी का है, सभी को तो बराबर इक्वलिटी बराबर कर रही है। और जो हिंदू नेता जो बीजेपी में है और ये मतलब ये अफवाह फैला रहे हैं या फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि अगर आपको हिंदुओं को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, जो आप बीजेपी को वोट दें, ये गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आप उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। एक होता है डर फैलाना, 2009 में कोई डर नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब नॉर्मल था। बीजेपी ने कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति खेली कि जहाँ पर उन्होंने अफवाह फैलाई, डर दिखाया, जो डर नहीं है वो डर को दिखाया और एक्चुअल में बीजेपी वो कर नहीं रही है। अगर आपको इस्लाम से इतनी दिक्कत होती, आपको मुसलमान से इतनी दिक्कत होती, तो आप मुस्लिम देश से अपना गठबंधन क्यों करते? मुस्लिम देश में अपना मंदिर क्यों बनवाते? वो तो आपके लिए नापाक जमीन है जी, अधर्मी जमीन है, वहाँ क्यों बनवाया आपने मंदिर? दुबई में तो सारे इंडियंस घूमने चले जा रहे हैं आज के टाइम में, दुबई में हर दूसरा इंडियन जा रहा है, आराम से हिंदू ही जाता है, आराम से कैसे चले जा रहा है? जो लोग ये भी बोलते हैं कि राम मंदिर को गवर्नमेंट ने बनवाया, तो राम मंदिर को बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं बनवाया। राम मंदिर को बीजेपी गवर्नमेंट ने बस एक ऑर्डर पास कराया है। राम मंदिर को बनवाने के पीछे लोगों का हाथ है, राम मंदिर ट्रस्ट का हाथ है, वो लोगों के चंदा से, लोगों के डोनेशन से बना है, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगा उस पर, जो उनका एफडी था, रिजर्व था, जो पैसा आया था उस पैसे से बना है। बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम किया है कि उसका जो वो बिल है उसको पास करा, सैंक्शन पास किया, बस। उसमें कोई गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगाया नहीं है, ये लोगों के डोनेशन के थ्रू ही बना है। क्योंकि इसमें आम जनता हिंदू का ही पैसा लगा है, ऐसा सुनने में आता है ना, क्योंकि मैंने भी चंदा दिया, आपने भी चंदा दिया, मतलब सबने चंदा दिया है, बट इसमें 10% और 20% मुसलमानों की भागीदारी है, ऐसा जी। अगर 80% हिंदू ने दिया है वोट, तो 20% मुस्लिमों ने वोट दिया, चंदा दिया है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो अभी बीजेपी की जो नेता है वो राम मंदिर में बहुत ज़्यादा वोट मांग रहे हैं, को पता ही होगा कि हमने राम मंदिर बनवाना, हमने ये किया। तो जो धर्म की राजनीति है वो बीजेपी दिखाने के लिए करती है कि हम राम मंदिर का ये करवा दी, तो आपने बस, हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, बट उसको आपने आप मैनिफेस्टो मत गिनी, उसको अपने कार्यकाल मत गिनी, वो आपने लोगों के हित में किया। अगर आपने किया भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप बोल भी सकते हो नो डाउट की ठीक है हमने किया, क्योंकि आपने किया तो आपको क्रेडिट मिलेगा उस चीज़ का। बट उस चीज़ को लेके राम भगवान के नाम पे वोट मांगना ही गलत है जी, सीधी बात। क्योंकि आपने सिर्फ एक बिल पास कराया है, सुप्रीम कोर्ट से जो रुका हुआ ऑर्डर था सारों का, उसको पास कराया कहीं ना कहीं। आपने खुद बनवाया नहीं उस मंदिर को लोगों ने बनवाया जी। दूसरी चीज़, जिस तरह कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, AIMMI के नेता है असदुद्दीन ओवैसी जी, ये लोग ने कई बोला कि 370 हट ही नहीं सकता है, राम मंदिर बन ही नहीं सकता है। तो वो सब जो हिस्टोरिक काम उसको बीजेपी ने करके दिखाया, जो उनका मेन मास्टर स्ट्रोक है, उनके इलेक्शन में जीत हुआ है कहीं ना कहीं। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 29 स्टेट्स में
अब सिर्फ कुछ चंद स्टेट्स में ही बीजेपी गवर्नमेंट रह गई। पहले बहुत 20 के आसपास थी, अब बहुत कम हो चुकी, 10 से भी कम हो चुकी। सिर्फ नदर्न स्टेट्स में देखा जाए तो साउथ में भी नहीं है ना, ऊपर के नॉर्थ में ना, ईस्ट में ज़्यादा ना, वेस्ट में ज़्यादा। बीच के कुछ विभाग है वहाँ पे नहीं हुई। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के वोट, उसका जो वोट नंबर है वो कम हो सकता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर वापस से टॉपिक पे आऊँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो मुसलमानों को सपोर्ट करके दिखा रहा है, ऐसे चाह रहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपने वही किया जो बीजेपी ने 2014 में किया था, हिंदुओं को इतना सपोर्ट कर दिया कि मुस्लिम यहाँ पे चिढ़ेंगे। अभी मुस्लिम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप हिंदू चिढ़ जाएंगे। बराबरी कोई नहीं करना चाह रहा है। बट मुझे लगता है शायद तक कि मेरा प्रोडिक्शन हो कहीं ना कहीं, कि प्रोडिक्शन कहीं ना कहीं मेरा सही हो जाता है, इंट्यूशन है कि 2024 के बाद तो बीजेपी की राजनीति होगी सत्ता में आने के बाद, वो कहीं ना कहीं इस्लाम और हिंदुत्व को बैलेंस कर देगी, मुसलमान और हिंदू को बैलेंस कर देगी कहीं ना कहीं। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं यार कि मोदी अमित शाह जो ऊपर के नेता है, इन लोग तो शेख लोग से मिलते हैं, लोग दुबई टूर करते हैं, साल में जितने आप बाकी कंट्रीज में जाते हो उतने आप गल्फ कंट्रीज जाते हो, वहाँ सबमिट होता है, G20 सबमिट होता है, और वहाँ जाते हो, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो। अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, अंबानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि सरकार के थ्रू ही जाता है जी। तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं इस्लाम से, तो आप तो सीधे मुस्लिम कंट्री से अच्छा खासा वैल्यू बना रहे हैं। तो हम नीचे के लोग क्यों लड़ रहे हैं? कि जब लोगों को समझ आ जाएगा तो लोग समझ जाएंगे राजनीति क्या हो। राजनीति ऐसी चलती कि नीचे आप राज धर्म की राजनीति तो हम ऊपर के नेता लोग नहीं करेंगे। क्या बीजेपी मुस्लिम नेता नहीं है? ऑब्वियसली मुस्लिम नेता है। अभी छत्तीसगढ़ में हमारे इलेक्शन हुए, उसके बाद कई सारे मुस्लिम जो इलेक्टेड थे वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं वो लगता है धर्म की राजनीति वो कांग्रेस कर रही, बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी से दिखावे की राजनीति कर रही है निश्चित। तो जी बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपके साथ आज का पॉडकास्ट करके। मैं चाहूँगा कि आपके साथ कभी न कभी और समय मिले तो और अपन आगे का कुछ सीरीज़ वगैरह चलाएं, आपके साथ बनाएं, क्योंकि काफ़ी सारा नॉलेज आपके पास भी है। तो आज का पॉडकास्ट अपन यही समाप्त करते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट से आपको क्या चीज़ सीखने को मिला, क्या चीज़ जानने को मिला, आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और अधिकतर व्यक्ति हमारे पॉडकास्ट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके जैसे व्यक्ति लोग हमको सपोर्ट करते तभी हमको भी मनोबल बनता है कि हम आगे बढ़े करके। तो यही रहेगा, और भाई साहब से विदाई लेते हैं। बहुत धन्यवाद मुझे JMF के स्टूडियो बुलाने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनों भाई जी। जिस तरह आप कार्य जो कर रहे हैं वो इसी तरह बढ़ते रहे और आपकी जो टारगेट है वो हमेशा कंप्लीट हो, लोगों तक सच्चाई पहुँचाने का। जी इसलिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।